नमस्कार दोस्तों। तो हमारी जो क्लासेस चल रही थी वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए बायोलॉजी की क्लासेस चल रही थी। उसी में हमारा प्लांट फिजियो हमने स्टार्ट किया था। प्लांट फिजियो की लास्ट क्लास है आज। आज हम इसको प्लांट फिजियो को पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें लास्ट क्लास है। पादपों में श्वसन या रेस्पिरेशन के संबंधित हम बात करते हैं। तो देखो, पादपों में श्वसन या रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो किस प्रकार से होती है, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। रेस्पिरेशन, ठीक है, इन प्लांट्स। श्वसन के क्रियाधार कितने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। देखो क्या होता है कि श्वसन के जो क्रियाधार होते हैं, क्रिया आधार जो होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। जब श्वसन में कार्बोहाइड्रेट्स तथा फैट्स का ऑक्सीडेशन होता है, जब रेस्पिरेशन जो होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट का ऑक्सीडेशन होता है तो उसको फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहते हैं। और जब श्वसन में प्रोटीन भाग लेता है तो उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। देखो, जब श्वसन में प्रोटीन पदार्थ का ऑक्सीडेशन होता है तो उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। लेग्यूम्स में अंकुरण के समय ये प्रोटीन जो पार्ट है वही भाग लेता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। देखो, रेस्पिरेशन जो होती हैं वो दो प्रकार से होती हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन के प्रकार होते हैं। वायवीय श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। वायवीय श्वसन क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, नाम में ही छुपा है वायवीय, यानी कि ऑक्सीजन की नीड होती है इसमें। और इसमें अवायवीय, ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है। इसमें पूर्ण ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो पूर्ण ऑक्सीडेशन होगा। इसमें अपूर्ण ऑक्सीडेशन होता है। कार्बन और CO2 मुक्त होते हैं। इसमें क्या होता है? कार्बन और CO2 मुक्त होते हैं। इसमें अल्कोहल और CO2 वगैरह मुक्त होते हैं। अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, जैसे 686 किलो कैलोरी। कितनी अधिक ऊर्जा जो मुक्त होती है वो कितनी होती है? 600 कितनी होती है? 686 किलो कैलोरी इसमें ऊर्जा जो होती है वो मुक्त होती है। ठीक है, और वायवीय श्वसन या एनारोबिक के बारे में बात करते हैं तो इसमें 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। इससे हमें ओनली 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है, वो अवायवीय श्वसन है। अवायवीय श्वसन में जैसे किडवन होता है, एस्केरिस में होता है, किडवन में होता है, एस्केरिस में होता है, बैक्टीरिया में होता है, मानव मसल सेल में होता है, पेशी ऊतक में, पेशी कोशिका में, और मानव की RBC में भी होता है। तो किडवन एस्केरिस में होता है। एस्केरिस जो होता है ना, एस्केरिस जो प्राणी है उसमें भी होता है। बैक्टीरिया में भी अवायवीय श्वसन ही करते हैं। एस्केरिस अवायवीय करते हैं, बैक्टीरिया अवायवीय करती हैं। मानव की जो मसल सेल होती है वो भी अवायवीय श्वसन करती है। RBC भी अवायवीय करती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसके? वायवीय श्वसन के पद। वायवीय श्वसन हम देख रहे हैं, तो वायवीय श्वसन के पद देखते हैं तो सबसे पहला आता है, हम इस चैप्टर में वायवीय श्वसन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ से एनर्जी प्राप्त हो रही है 686 किलो कैलोरी, तो इसमें चैप्टर में हम इसी के बारे में हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, वायवीय श्वसन के पद। तो पहला है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस होता है कोशिका द्रव में, साइटोप्लाज्म में होता है ग्लाइकोलाइसिस। फिर होता है एसिटाइल कोएंजाइम में फॉर्मेशन होता है लिंक रिएक्शन के थ्रू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। लिंक अभिक्रिया जिसको बोलते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम A का फॉर्मेशन होता है लिंक अभिक्रिया में। इसको ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स भाग में। तीसरा जो पद होता है वो होता है TCA साइकिल या फिर क्रेब्स साइकिल इसको बोलते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में पाया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में ये होता है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, या TCA साइकिल भी बोलते हैं। ETS होता है लास्ट वाला साइकिल। फोर्थ स्टेप होता है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। क्रिस्टी या माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली होती है, क्रिस्टी, माइटोकॉन्ड्रिया की जो दीवार होती है ना, वो क्रिस्टी एक भाग होता है उसमें, क्रिस्टी। और क्रिस्टी की जो आंतरिक झिल्ली को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। और क्रिस्टी में ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है ऑक्सीजोम भाग पर। ऑक्सीजोम में अंतर प्रेजेंट होते हैं F1 पार्टिकल, उसके ऊपर ये ETS कार्य करता है। ठीक है, अब देखो डिटेल में बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस की। पहला जो स्टेप है वो है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है,
ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस या ईएमपी पाथवे बोलते हैं। ईएमपी मीन्स एम्बेडन, मेयरहॉफ और पार्नास, इसने ये बताया था इसको, ये साइंटिस्ट के नेम है। तो ईएमपी पाथवे ग्लाइकोलाइसिस होता है। 10 स्टेप की जो प्रक्रिया होती है ये, इसमें O2 की आवश्यकता नहीं होती। देखो ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है ग्लाइकोलाइसिस में। इसमें ग्लूकोज यानी कि हेक्सोस शर्करा होती है ये ग्लूकोज, तो इसमें ग्लूकोज हेक्सोस यानी 3 कार्बन वाले पदार्थ पायरुविक एसिड में टूट जाता है। किस में टूट जाता है? जो ग्लूकोज होता है वो पायरुविक एसिड में टूट जाता है इस प्रोसेस में। किस में? ग्लाइकोलाइसिस में। इसमें सबस्ट्रेट लेवल फोटोफॉस्फोराइलेशन से, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, देखो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से 4 अणु एटीपी के निर्मित होते हैं। कितने अणु होते हैं? 4 अणु एटीपी के निर्मित होते हैं। किससे होते हैं? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब देखो ये होता क्या है, जब किसी पदार्थ की ऊर्जा द्वारा सीधे ही बिना ईटीएस एडीपी से एटीपी फॉर्मेशन होता है। ऊर्जा द्वारा सीधे ही क्या होता है, बिना ईटीएस में गए हुए वो एडीपी सीधा एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। देखो फर्स्ट स्टेप के बाद आता है एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है, इसको बोलते हैं लिंक अभिक्रिया। यह क्रिया ग्लाइकोलाइसिस फिर क्रेब्स साइकिल को जोड़ती है। आने वाला जो नेक्स्ट है वो है क्रेब्स साइकिल। तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के मध्य जो योजक कड़ी होती है वो होती है लिंक अभिक्रिया। ये दोनों को जोड़े रखती है। डी कार्बोक्सिलेशन यानी कि ऑक्सीडेटिव प्रदर्शित करता है। इसमें जो होता है ना ऑक्सीडेटिव, डी कार्बोक्सिलेशन ऑक्सीडेटिव ये शो करती है लिंक रिएक्शन, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में संपन्न होती है, पहले भी पढ़ चुका है। एसिटाइल कोएंजाइम ए वसा व कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बीच संयोजक कड़ी होती है। एसिटाइल कोएंजाइम ए वसा व कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बीच संयोजक कड़ी होती है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के मध्य संयोजक कड़ी और वसा व कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बीच संयोजक कड़ी। ठीक है, 5 घटक आवश्यक होते हैं इसमें, NAD, TPP, Mg++, La लिपोइक एसिड और कोएंजाइम ए। 5 घटक कौन कौन से आवश्यक होते हैं? NAD, TPP, Mg, मैग्नीशियम आयन, लिपोइक एसिड और कोएंजाइम ए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी? क्रेब्स साइकिल के बारे में। तो जो क्रेब्स साइकिल होता है, अब बात कर लेते हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में, TCA साइकिल के बारे में, सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में। किस किस नाम से जानते हैं क्रेब्स साइकिल को? TCA साइकिल जानते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी जानते हैं। TCA साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल, देखो ये संपन्न कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स वाला पोर्शन होता है उसमें ये संपन्न होती है ये प्रोसेस। एक क्रेब साइकिल में 4 बार ऑक्सीडेशन होता है। देखो एक जो क्रैब साइकिल होता है, एक क्रैब साइकिल में 4 बार ऑक्सीडेशन होता है और 3 NADH2 पे एक FADH2 का फॉर्मेशन होता है। देखो 4 बार ऑक्सीडेशन से 3 तो बनते हैं, 3 अणु तो बनते हैं NADH2 के और एक अणु बनता है FADH2 का। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम में सर्वप्रथम ग्राही अणु होता है और जो कि किससे अभिक्रिया करता है? OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से क्रिया करता है और ये बनाता है सिट्रिक एसिड साइकिल। TCA फॉर्मेशन करता है, सिट्रिक एसिड यानी कि TCA। ठीक है, TCA। स्टेप 1 और स्टेप 5 इम्पॉर्टेंट है इसके, देख लो इसमें। वैसे भी इसमें भी 10 स्टेप आते हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। देखो फर्स्ट स्टेप है एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कि प्रीवियस जो लिंक रिएक्शन से आया है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना था वहाँ पे। एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मिल करके सिट्रेट सिंथेटेज में सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। फर्स्ट स्टेप में सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, TCA का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए इसको TCA साइकिल भी कहते हैं। स्टेप 5 में क्या है? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो होता है, इसमें जो बनता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, ये डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में सक्सेनाइल कोएंजाइम ए बनाता है और CO2 मुक्त होती है। ठीक है, NADH2 में कन्वर्ट होता है डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में।
अब देखो क्रैब चक्र की एम्फीबॉलिक प्रकृति होती है। क्रैब चक्र जो होता है उसकी जो प्रकृति कैसी होती है, एम्फीबॉलिक होती है। एम्फीबॉलिक कैसे हम मानेंगे कि ये एम्फीबॉलिक है? एम्फी मतलब टू, यानी कि दो तरह से। तो एम्फीबॉलिक प्रकृति कैसे शो करेंगे? तो कैसे, पहला तो है कि एसिटाइल, एक तो है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए फैटी एसिड्स तथा जिब्रेलिक एसिड जीए जो उसका संश्लेषण करता है। देखो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है वो फैटी एसिड्स और जीए जिब्रेलिक एसिड का संश्लेषण करता है। दूसरा है कि सक्सेनाइल कोएंजाइम ए जो होता है, सक्सेनाइल कोएंजाइम ए पर्णहरित साइटोक्रोम और फाइटोक्रोम का संश्लेषण करता है। इसमें जो 5th स्टेप में बना था सक्सेनाइल कोएंजाइम ए, ये क्या करता है? पर्णहरित साइटोक्रोम और फाइटोक्रोम का संश्लेषण करता है। और तीसरा स्टेप है कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड तथा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड और अमीनो एसिड का संश्लेषण करते हैं। ये अमीनो एसिड्स का संश्लेषण करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमारा कंप्लीट हुआ क्रैब साइकिल। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो साइकिल है, लास्ट साइकिल है, वो है ईटीएस साइकिल या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या फिर ईटीएस साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, ठीक है। ये कहाँ पे संपन्न होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली होती है क्रिस्टल, उस पर संपन्न होता है। 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं इसमें। तो देखो 5 कॉम्प्लेक्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है कॉम्प्लेक्स 1 जो कि FMN NADH2 डिहाइड्रोजिनेज में काम करता है। ये एंजाइम काम करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेकंड जो होता है वो FADH2 डिहाइड्रोजिनेज में काम करता है। NADH2 और यहाँ FADH2 डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स थर्ड जो होता है ये इंपॉर्टेंट है, एक तो इसमें साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम C1 इसके भी मध्य होता है। साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम C1 के मध्य कॉम्प्लेक्स थर्ड बोलेंगे हम। और कॉम्प्लेक्स 4 होता है जो कि कनेक्ट करता है किसको? साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3 और 2 कॉपर सेंटर से मिलकर के कॉम्प्लेक्स 4 बना हुआ होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3 और 2 कॉपर सेंटर किसमें होते हैं? जो कॉम्प्लेक्स 4 होता है उसमें होते हैं 2 कॉपर सेंटर भी प्रेजेंट होते हैं। कॉम्प्लेक्स 5 में होता है ATP सिंथेसिस। ATP का संश्लेषण किस में होता है? कॉम्प्लेक्स 5 में होता है। देखो साइटोक्रोम C जो होता है ना, वो कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स 4 में, साइटोक्रोम जो C होता है ना, ये वाला साइटोक्रोम C1, द साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स 4 में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के बीच मोबाइल करियर के रूप में कार्य करता है। कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स 4 में साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के बीच मोबाइल करियर के रूप में कार्य करता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? देखो उसके बाद ग्लाइकोलाइटिक के 2 NADH2 कोशिका द्रव में विशेष वाहकों द्वारा ETS द्वारा पहुंचाए जाते हैं और जिसको कहते हैं हम शटल सिस्टम। देखो क्या होता है कि जो ग्लाइकोलाइटिक के 2 NADH2 होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस में बने थे हमारे 2 NADH2। ये ग्लाइकोलाइटिक के जो 2 NADH2 होते हैं वो कोशिका द्रव में था ना ग्लाइकोलाइसिस, तो कोशिका द्रव से विशेष वाहकों के द्वारा ETS तक पहुंचाए जाते हैं। विशेष डायरेक्ट ग्लाइकोलाइसिस से वो विशेष वाहकों के द्वारा किस में पहुंच जाते हैं? वो डायरेक्ट लास्ट स्टेप जो होता है ETS उसमें पहुंचा दिए जाते हैं और जिसको कहते हैं हम शटल सिस्टम के नाम से जानते हैं। देखो जो प्लांट्स होते हैं ना, सेल में 2 प्रकार से शटल सिस्टम पाया जाता है। ये शटल सिस्टम की जो प्रोसेस होती है ये ओनली होती है किसमें? यूकैरियोट्स में होती है। प्रोकैरियोट्स में शटल सिस्टम नहीं पाए जाते हैं, ओनली पाए जाते हैं यूकैरियोट्स में। देखो 2 प्रकार के शटल सिस्टम होते हैं, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल होता है और एक होता है मैलेट एस्पार्टेट शटल। ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल एक ग्लूकोज से 36 ATP प्राप्त होते हैं इसमें। अगर ये चलता है ना, ये अगर चलता है, ये शटल चलता है तो इसमें 36 ATP, ये ग्लूकोज से 36 ATP प्राप्त होते हैं ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल में। जबकि मैलेट एस्पार्टेट शटल जो होता है उसमें एक ग्लूकोज से 38 ATP प्राप्त होते हैं। और मैलेट एस्पार्टेट जो शटल चलता है ये कौन कौन सी सेल्स में चलता है? जो हृदय की, हार्ट, किडनी और लिवर, हृदय, वृक्क और यकृत की जो कोशिकाएं होती है उसमें मैलेट एस्पार्टेट शटल काम करता है, ठीक है, चलता है। देखो शटल के बारे में बात की।
अब एक नोट पढ़ लेते हैं। प्रोकैरियोट्स में जो शटल तंत्र होता है वो एब्सेंट होता है, हमने बता ही दिया। ये शटल सिस्टम जो पाया जाता है वो ओनली यूकैरियोट्स प्राणी में पाया जाता है। सदैव एक ग्लूकोज से 38 एटीपी बनेंगे, क्योंकि शटल सिस्टम एब्सेंट होता है, इसलिए एक ग्लूकोज से प्रोकैरियोट्स में 38 एटीपी ऊर्जा बनती है, प्राप्त होती है। अब दूसरा एक नोट है कि एक NADH2 बराबर होता है 3 ATP के। देखो, एक NADH2 जो होता है वो 3 ATP के बराबर होता है, और एक FADH2 2 ATP के बराबर होता है। ये याद रख लेना इसको, क्योंकि एक NADH2 बराबर होता है 3 ATP के, और एक FADH2 बराबर होता है 2 ATP के। ठीक है, तो अभी हमने सारे जो 5 स्टेप थे वो शटल सिस्टम वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं पूरा क्या क्या हमने चीज़ें पढ़ी हैं और कैसे कैसे 36 और 38 ATP किस तरह से बन रहे, यानी कि श्वसनीय संतुलन जो चार्ट है उसको हम बारे में बात कर लेते हैं कंप्लीट। देखो, क्या होता है कि सबसे पहला स्टेप था हमारा ग्लाइकोलाइसिस या EMP पाथवे। इसमें क्या हो रहा था कि इसमें एक तो ATP बन रहे थे। कितने बन रहे थे? 4 ATP बन रहे थे। ATP प्रोड्यूस्ड हो रहे थे, ATP बन तो रहे थे 4 ATP। ATP प्रोड्यूस्ड बाय ETS के द्वारा ATP प्रोड्यूस हो रहे थे, इसमें 6 ATP या फिर 4 ATP। ठीक है, 2 NADH2 इंटू 3 यानी कि 2 NADH2 बन रहा था, और 2 NADH2 यानी कि एक NADH2 कितना बनाता है? एक NADH2 बनाता है 3 ATP, और 2 NADH2 कितने बनाएंगे? 6 ATP। तो 6 ATP या फिर 2 NADH2 बनता है तो खाली 4 ATP। ऐसे ATP कंज्यूम कितनी होती है? 2 ATP इसमें कंज्यूम भी होती हैं, इसमें कंज्यूम भी होती हैं 2 ATP। तो 6 और 4 10 में से 2 माइनस कर देंगे तो बन जाएंगी 8 ATP, और यहाँ पे 4 लेते हैं तो ये बन जाएगी 6 ATP। यानी कि ये 6 और 4 10, और इसमें कंज्यूम हो रही है 2 ATP, इसको माइनस कर देंगे, यानी कि टोटल 8 ATP बन रही हैं। किसमें? ग्लाइकोलाइसिस में। अब बात कर लेते हैं लिंक रिएक्शन में। लिंक रिएक्शन में 2 NADH2 बन रहे थे। 2 NADH2 का मतलब है 6 ATP। एक NADH2 का मतलब कितना होता है? 3 ATP। तो 2 का मतलब हो गया 6 ATP। ये ETS में बन रही थी, ETS के द्वारा। एक है क्रैब साइकिल, लिंक रिएक्शन के बाद है 6 ATP लिंक रिएक्शन में। क्रैब साइकिल में कितनी बन रही हैं? क्रैब साइकिल में ATP प्रोड्यूस्ड कितनी हो रही है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से? 2 ATP या फिर 1 GTP। 2 ATP या 1 GTP। ATP प्रोड्यूस्ड बाय ETS, तो ये 6 NADH2 और 2 FADH2 बनते हैं। किस में बनते हैं? क्रैब साइकिल में बनते हैं। देखो, 6 तो NADH2 बनते हैं। 6 NADH2 मतलब 6 कितने बराबर? 6 इंटू 3, 6 थी 18, तो 18 ATP हो गई। और 2 FADH2 और 1 FADH2 का मान होता है 2 ATP। 2 से कितनी बन गई? 2 दूनी 4 ATP हो गई। तो ये टोटल जो हो गई 2 18 प्लस 4 यानी कि 24 ATP यहाँ से बनती क्रैब साइकिल से। देखो, तो टोटल कितनी हो गई? 8। देखो, 24 और 6 कितनी हो गई? 30 और 8 38। या फिर अगर 6 लगाते हैं यहाँ पे, या तो 8 बनेंगी या फिर 6 बनेंगी। देखो, या तो 36, मतलब टोटल कितना हो जाएगा हमारा? 24 प्लस 6 30 और 8 38, या फिर 24 प्लस 6 प्लस 6 36, यानी कि 36 या 38 ATP हमारी बनती है। हमने बात की है क्या किसकी बात की है हमने? यूकैरियोट्स जो कोशिका होती है उसमें, यूकैरियोटिक जो सेल होता है उसमें हम रेस्पिरेशन की बात की, तो उससे टोटल एक जो ग्लूकोज होता है, एक अणु ग्लूकोज से 36 या 38 ATP का फॉर्मेशन होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में शटल सिस्टम एब्सेंट होता है, इसलिए सदैव एक ग्लूकोज से 38 ATP बनती है प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा जो श्वसन रेस्पिरेशन था, किसमें? इन हायर प्लांट्स में ये कंप्लीट हुआ। तो आप लोगों को अगर ये क्लासेस अगर पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ठीक है, ओके।